हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वी वोल्टेज अप्लाई कर दिया। इसमें से जो भी करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। बट ये जो रहता है ये एक सर्टेन कंडीशन पे रहता है। फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर इसके अंदर कंडक्टर का कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करनी चाहिए। सो मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा R। R क्या है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो करंट के फ्लो का अपोज करती है। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V ओवर I। R के यूनिट्स क्या रहते हैं? ओम। ऐसा यूनिट इसके ओम्स रहते हैं। इसका सिंबल इस तरह से होता है। बेसिकली ये क्या करता है? ये करंट के फ्लो को स्लो कर देता है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर, सॉरी डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे हम? जैसे R इज इक्वल टू V ओवर I है, यहाँ पे V की वैल्यू को 1 वोल्ट पुट कर दो एंड करंट जो है उसको 1 एम्पियर पुट कर दो। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और 1 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो करेगा, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं 1 ओम। ठीक है। अब इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है ये करता क्या है? ये करंट के फ्लो का अपोज करता है। बेसिकली ये एक अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है जो कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होता है। अब कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं? हमारे पास एक कंडक्टर के अंदर एक मेन थिंग क्या रहती है? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। कंडक्टर्स के अंदर बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टिविटी करते हैं। अब जब हम इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो उसके अप्लाई करने के बाद इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा एक्सटर्नली, जो आपने बाइसिंग की है, मीन्स यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लगाई है, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करते हुए आगे की तरफ मूव करेंगे। मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द अदर नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से कोलाइड करते रहेंगे। तो इसके कारण क्या होता है? जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी कंडक्टर्स रहते हैं, हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेज रहते हैं, जैसे फैन, कूलर हो गया या कोई भी आपका बल्ब हो गया, तो जितने भी आपके पास अप्लायंसेज रहेंगे ये सारे के सारे जो अप्लायंसेज हैं ये हॉट हो जाते हैं, हीट जनरेट करते हैं। अब ये हीट आपके लिए डिज़ायरेबल नहीं है, बट हमने इसको अपने लिए डिज़ायरेबल बना लिया। जैसे गीज़र हो गया, हीटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब के सब हमने क्या किया? इस कंसेप्ट से हमने ऐसे ऐसे डिवाइसेस डिज़ाइन कर लिए जिससे कि हमें उससे हीट मिलती है। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या है इसके अंदर? रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारा ग्राफिकल मेथड से अगर आप इसको समझें, अगर हम VI ग्राफ को बनाते हैं, VI ग्राफ, तो इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन कैसे? क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। सो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब इसके अंदर जो ये स्लोप होता है, इस स्लोप को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो ये स्लोप होता है ये हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। कैसे देगा? अब स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको tan की फॉर्म में समझे, मतलब स्लोप की फॉर्म में, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? V, बेस कितना है? I, V ओवर I। अब V ओवर I अगर हम इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे देखो R, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? R के बराबर आ गई। तो कहने का मतलब है जितना ये एंगल बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? स्लोप बड़ा होगा। देखो, अगर हम यहाँ पे एक स्लोप डिज़ाइन करते हैं V ओवर I, यहाँ पे एक और, यहाँ पे एक और। अब यहाँ पे ये OA है, B एंड C है। OA इट रिप्रेजेंट्स R1, R2 एंड R3। इन सब के अगर हम एंगल देखें, θ1, θ2 एंड θ3, θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा एंगल किसका है? θ3। इट मीन्स जो यहाँ पे R3 है उसकी वैल्यू R2 से ज़्यादा है और उसकी वैल्यू R1 से ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर V आपके पास Y एक्सिस के ऊपर है और I आपके पास अगर किसके ऊपर है? X एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे जितना एंगल बड़ा होगा उतना स्लोप बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक ग्राफ यहाँ ऊपर और बनाया हुआ है I ओवर V, मतलब यहाँ I है, यहाँ V है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा रेजिस्टेंस का। सो स्लोप ऑफ IV shows conductivity of the conductor, or we can say the inverse of the resistance. How is that possible?
आई एंड वी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या रहेगा, आई, बेस क्या रहेगा, वी। अगर हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आई ओवर वी हो गया, आई ओवर वी क्या हो गया, 1/r। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यहाँ पे एंगल जितना बड़ा होगा, सॉरी एंगल जितना यहाँ पे बड़ा होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस घटता जाएगा। ये आपके पास एक है θ1, यहाँ पे एक है आपके पास ये θ2। तो यहाँ पे ये v है और यहाँ पे I है। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। अब यहाँ से एंगल कौन सा बड़ा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। हमने क्या देखा अभी, अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम स्लोप को रिप्रेजेंट करें ओ ए एंड ओ बी, सो ओ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, लेस हो जाएगी ओ ए से। इट मीन्स ओ ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एंगल जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और अगर वी आई ग्राफ हो जाए, एंगल जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ठीक है। अनदर थिंग क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या रहते हैं और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशंस क्या रहेंगे इसके, तो मेनली हमें क्या करता है, जो वोल्टेज होती है, रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है, किसी भी सर्किट में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये कैसे डिटरमाइन, मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे V इजिकल टू आई इंटू आर है। अब आपके पास यहाँ पे तीन टर्म्स है, तीन में से कोई दो आपके पास नोन रहेंगी, एक आपके पास अननोन रहेंगी। अननोन आप नोन से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रोडक्शन डिवीजन होगा यहाँ पे। एंड अनदर थिंग, ओम्स लॉ इज यूज्ड टू मेंटेन द डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये करता है, वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, यूज करने के मतलब मेंटेन रखता है उसके अंदर। अनदर थिंग इसके अंदर क्या रहेगी, लिमिटेशंस क्या रहते हैं इसके। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लाइक अ डायोड्स, ट्रांजिस्टर दैट अलाउ द करंट टू फ्लो इन द वन डायरेक्शन ओनली। इट मीन्स ये क्या रहता है कि यहाँ पे ना ये यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, यहाँ पे ये बात करें सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, ये सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, यहाँ पे ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये एप्लीकेबल नहीं होता। ये वैसे ना क्लास 12th के अंदर डिटेल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक ग्राफ दे रखा है, ये वाला ग्राफ देखो, आई ओवर वी है, यहाँ पे क्या है, ये आई है, ये वी है। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हमने जो पढ़ा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है यहाँ पे, और यहाँ की मिल रहा है आपको कर्व मिल रहा है। कर्व का मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अकेला यही ग्राफ है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्राफ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कई बार कुछ डिवाइसेस के ग्राफ ऐसे भी बनते हैं और कुछ के ग्राफ ऐसे भी बनते हैं। ये सब आप क्लास 12th के अंदर डिस्कस करोगे। ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स के ग्राफ होते हैं। जैसे हमारे घर में एलईडीज हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने पे काम करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे रियल लाइफ के अंदर जो नॉर्मली हमारे डिवाइसेस रहते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उनके अंदर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। बट जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पे ज़्यादा काम करते हैं। जैसे एटीएम मशीन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, ये सब के सब क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे काम करते हैं। ओके। अनदर थिंग क्या है इसके अंदर, for non-linear electrical elements with the parameter like capacitance, resistance, voltage and current won't be constant, so with respect to time making it is difficult to use Ohm's law। so वही बात है, जिसके अंदर non-linear characteristics या electrical elements जो भी होते हैं उन सब के अंदर Ohm's law valid नहीं होता। it is valid only for the electrical devices, not electronic devices। electrical means heavy equipments, electronics means जो कि semiconductor based होते हैं, silicon, germanium, like that। एंड नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर हमारे पास एक अपरेटस है जिसके अंदर हमारे पास रजिस्टर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर, बैटरी, प्लग की, रियोस्टैट। ये हमारे पास की है, ये बैटरी होगी, ये रजिस्टर हो गया, ये रियोस्टैट हो गया। ठीक है। ये एमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ये की है, जब हम की को प्रेस करते हैं, की को प्रेस करने के बाद क्या होगा, बैटरी में से करंट निकलेगा। करंट कहाँ जाएगा, एमीटर के पास जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये वोल्ट मीटर के अंदर करंट, सॉरी वोल्टमीटर हमें क्या देगा, वोल्टेज देगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है। हमने इसे पैरेलल में लगाया और जो एमीटर है वो हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वोल्टेज हमने जो वोल्टमीटर है वो पैरेलल में लगाया क्योंकि जो पैरेलल होता है उसमें वोल्टेज सेम रहती है। और रियोस्टैट का काम क्या होता है, यहाँ रियोस्टैट, इसका काम क्या होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। हम यहाँ पे ना बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे और हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट की रीडिंग लेंगे अलग अलग टाइम से। ठीक है। वोल्टेज को वेरी करते हैं हम इसके अंदर। तो हाँ होगा क्या, यहाँ पे जब हम की को प्रेस करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज होगी और वी की वैल्यू चेंज होगी। हम क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन लगाएंगे। सो वी बाई आर इज इक्वल टू आई हो जाएगा। सॉरी, इसके अंदर
V बाय आई इक्वल्स टू आर। हम यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कब, बाय वेरिंग आई एंड वी। हमें यहाँ पे हर बार क्या मिलेगा, आर की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी। सो वो कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या होगी, रिकॉर्ड कर लेंगे हम उसकी एक टेबल डिजाइन कर लेंगे जिसके अंदर वी और आई के अलग अलग डिवीजन के बाद जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज आएंगी। सो ऑलमोस्ट लास्ट में जाकर हमें क्या दिखेगा, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। तो अगर हम इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा, क्या, स्ट्रेट लाइन। This shows that the current is proportional to the potential difference. So Ohm's law is not a universal law because Ohm's law is applicable to the ohmic conductors such as iron, copper, but not on the non-ohmic conductors like as a semiconductor. Semiconductors, as I told you, जो आपके मोबाइल फोन्स रहते हैं, मोबाइल हो गया और LEDs हो गया, जितने भी हो गए आजकल जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे नॉन ओमिक डिवाइस ही बन रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करते हैं, बिल कम आता है इनका, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। एक बार मैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट का अपोज करती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रहता है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, मतलब इसका कोज क्या रहेगा, कोज जो भी हमारा कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम डायरेक्शन with ions or atoms present in conductor, ये इसका कोज होता है। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एंड अनदर थिंग, SI यूनिट क्या रहते हैं इसके, ओम्स, और इसका सिंबल रहता है ये। तो ये मेन की पॉइंट्स है इसके अंदर जो मैंने बताया। मेन इसका कॉज पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, एंड ये करता क्या है, ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, उसको रोकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ।